नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। केजरीवाल की मिडिल क्लास के लिए 7 डिमांड। जी हां, आज केजरीवाल ने अपनी तरफ से ये बातें रखी हैं और कहा है शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% हो। ये केजरीवाल की मांग। स्वास्थ्य बजट भी बढ़ाकर 10% किया जाए। जरूरी चीजों से जीएसटी हटाया जाए। देश भर में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिले। केजरीवाल का बयान। मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। यह है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। और वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली चुनाव के दौरान हिंसा और दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप है कि कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता दीपा सिंह को धमकी दी और बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया। हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो सीएम आतिशी ने दिल्ली के कई विधानसभा सीट का जिक्र किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम लेकर आरोप लगाया कि लोग धमकी दे रहे हैं। पंजाबियों पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया। ये देखते हैं कि प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था और केजरीवाल ने उसका क्या जवाब दिया। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पंजाबियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? आइए सुनाते हैं कि पंजाबियों को लेकर प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था। जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉर्पोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो केवल यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली में अस्पताल बनाने में घोटाला। कांग्रेस ने 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट, ये कास्टिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। इधर सैफ अली खान पर हमला मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। आरोपी शरीफुल दीवार फांदकर सैफ की इमारत में घुसा था और क्या क्या खुलासा हुआ है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। सैफ अली खान अस्पताल से घर लौट आए हैं, लेकिन हमले की जांच अब भी जारी है। हमले की जांच के दौरान पुलिस को कई सबूत मिले हैं। पुलिस हर कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस जांच में कई खुलासे हुए हैं। जांच में यह पाया गया है कि हमलावर दीवार फांदकर अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसा था। उस वक्त वहां दोनों सुरक्षा गार्ड सो रहे थे। शोर ना हो इसलिए आरोपी ने अपने जूते उतारकर बैग में रख लिए और अपना फोन भी बंद कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इमारत के गलियारे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सैफ अली खान पर हमला मामले में पुलिस को सैफ के घर में सर्च के दौरान और भी सबूत मिले हैं। जांच के दौरान सैफ के घर से आरोपी शरीफुल की टोपी भी मिली है। ये टोपी सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में पड़ी थी। पुलिस ने टोपी और उसके बालों का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। वहीं पुलिस जांच में पता चला है कि सैफ पर हमले के बाद आरोपी हावड़ा भागने की फिराक में था और इसके लिए उसने रेलवे टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। आरोपी शरीफुल हावड़ा से बांग्लादेश भागना चाहता था, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। आज पुलिस फिर से सैफ अली खान के घर पहुंची और जांच किया। सैफ पर हमले के बाद उनके घर के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। देखिए संवाददाता अभिजीत की। पुलिस टीम जो है वो अंदर मौजूद भी है और एक रूटीन सिक्योरिटी के लिए भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर की गई है। लेकिन जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सादी वर्दी में अपार्टमेंट के ऊपर भी, यानी जिस फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं उस फ्लोर के आसपास भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सुरक्षा के व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर की गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे, उनके साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी थे। वो अभी बिल्डिंग के अंदर गए और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर जो फैमिली है और उनसे बातचीत, जो उनके स्टाफ होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए क्या टाइम जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, जब उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा सकता है, इस तरह की बातचीत ये हो सकती है। ऐसी हमें जानकारी यहाँ से मिल रही है। लेकिन ये जो सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका डायरेक्ट अल्टरकेशन जो हमलावर के साथ जो हुआ था और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब चूंकि सैफ अली खान अपने घर पे आ चुके हैं और वो दिखने में फिट भी लग रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर नकेल कसी जा रही है। अलग अलग राज्य और इलाकों से 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है जिनके कागजात दुरुस्त नहीं थे। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पकड़ धकड़ जारी है। क्राइम ब्रांच ने उल्हासनगर में अवैध रूप से रह रही एक महिला बांग्लादेशी रूमा बीबी को गिरफ्तार किया है और मकान मालिक रफीक विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी की दूसरी खबर मीरा रोड से आई है, जहां 2 महिला और एक पुरुष बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है।
गुप्त सूचना के आधार पर हुई सिनेमैक्स टॉकीज के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के पिछले 14 साल से यहाँ रह रहे थे। क्राइम ब्रांच अब तक 16 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ चुकी है। गिरफ्तारी के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के अकोला में 15,845 बांग्लादेशी और रोहिंग्या को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसकी SIT से जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने दावा किया कि अकोला में 4,849 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। किरीट ने अकोट, बालापुर, मुर्जापुर और तेल्हारा इलाके के भी आंकड़े गिनाए हैं और कहा है कि ये प्रमाण पत्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने UCC पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि CA की तरह वो UCC का विरोध करें। उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए तैयारी हो रही है। बहुत जल्द ही धामी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इस बीच UCC को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि UCC हिंदू मैरिज एक्ट पर तो लागू ही नहीं हो रहा। हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वक्फ को लेकर जो कानून ला रही है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। इधर लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल पर हुई बैठक में यूपी सरकार ने वक्फ की जमीन को लेकर बड़ा दावा किया है। सरकार ने क्या क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर राय बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 34 बैठकें हुई। कल लखनऊ में JPC की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में शिया वक्फ बोर्ड के अधिकारी, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे शामिल हुए। बैठक में सभी संगठनों ने JPC के सामने अपना पक्ष रखा। इस बैठक में भी सरकार और वक्फ के लोगों में ज्यादातर बातों पर आम सहमति नहीं बन पाई। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आज ये लखनऊ जो दौरा था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ, शिया वक्फ बोर्ड के साथ और तमाम हमारे जो तंजीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब के साथ मिले। JPC की यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पाद बिहार की राजधानी पटना में भी वक्फ बोर्ड संयुक्त संसदीय समिति के सामने कुछ लोगों ने जमीन कब्जे को लेकर शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर देश भर से राय ली गई है। लोगों की राय जानने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की टीम पटना पहुंची तो कई लोगों ने जमीन कब्जे को लेकर कुछ शिकायतें दर्ज कराई। लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि पटना और मुजफ्फरपुर में वक्फ की कुछ जमीनें बिल्डरों को बेची गई हैं। पटना के अलग अलग क्षेत्रों से, फुलवारी शरीफ से, फतुहा से, दीघा से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो हैं अपने अपने कागजात लेकर के आए और उसमें कागजात में ज़्यादातर ये देखा गया कि जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी उसको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, बिल्डर्स को, भूमाफिया को बेच दिया गया। वक्फ के जो संरक्षक थे, जो वक्फ के मुतवल्ली थे, उन्होंने जो है उस प्रॉपर्टीज़ को बेचने का काम किया। बज़ाब्ते पूरे कागजात हैं। JPC ने समाज के अलग अलग संगठन और तबकों के लोगों की राय ली। बीजेपी वक्फ बोर्ड के नाम पर सियासत कर रही है, उसको चाह रही है हड़पना, कब्जा करना। जो भी होगा वो नियम के साथ ही होगा, नियम कानून से कोई ऊपर नहीं हो सकता। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने PM मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। CM ने अपने लेटर में क्या लिखा है, आइए देखिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर NDA में हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है। नीतीश कुमार ने बाढ़ नियंत्रण, हवाई अड्डे, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PM से मदद की गुहार लगाई है। बिहार सरकार ने केंद्र को 32 पन्नों का विकास प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डों का प्रस्ताव भेजा गया है। पीएम को लिखे खत में 50 से 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने की बात की गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार को केंद्र से विशेष पैकेज मिलने की भी उम्मीद है। इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल निकासी और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि ये योजनाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इसमें न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे में ये देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक मांगे पूरी करती है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, जानने के लिए देखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। ये वही बयान है जिसकी वजह से उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य घिर चुके हैं और निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यशपाल आर्य ने खटीमा में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार के दौरान जो नारा बुलंद किया उसमें इस्लाम शब्द भी जोड़ दिया। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। वायरल वीडियो में जो नारा लगाया गया है उसके एक एक शब्द को आसानी से सुना जा सकता है, लेकिन बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता ने क्या जवाब दिया ये भी सुनिए। उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव में जाना चाहती है। और मेरा मानना है कि जो भी सोशल मीडिया में इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस नेता उम्मीदवारों के समर्थन में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। और अगली खबर दिखाने से पहले आपको बता दें एक जरूरी सूचना। 7 घंटे 39 मिनट 10 सेकंड बाद पूरी अरविंद आर्मी TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में होगी। पहली बार एक साथ दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देखेंगे आज रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। याद रखिएगा ये वक्त। TV9 से खास बातचीत में सनातन बोर्ड को लेकर निरंजनी अखाड़े के स्वामी भूपेंद्र गिरी ने क्या कहा, आइए अब आपको ये सुनाते हैं। लेकिन सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? वक्फ बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। क्या आपको लगता है इससे आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी सनातन को, तो अब सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों? इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है कि जिस महाकुंभ में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर कुंभ होगा, हरिद्वार में कुंभ होगा, उज्जैन में कुंभ होगा और नासिक में कुंभ होगा। जब हमारी धरती जिस पौराणिक धरती से जहाँ पर कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होता है जिसको पूरा विश्व देखता है, उस पर कुछ भी धर्मी अपना दावा ठोकेंगे। जहाँ ये 5 एकड़ समझ लो, एक पैरामीटर बता रहा हूँ, तो 7 एकड़ पे उसे मोर देन जितना स्पेस है, जितनी ये भूमि है, उसे मोर देन पे वो अपना दावा ठोकेंगे। तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। आप ओवैसी साहब के बयान की बात कर रहे हैं जो महाकुंभ की धरती को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की तरफ है मेरा, उन विधर्मियों की तरफ इशारा जो हमारी परंपराओं को, हमारी पौराणिक धरती को हमारे इस कुंभ में व्यवधान डालने के लिए अपना दावा ठोकते हैं। तो हमें भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के उस गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है जहां रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की जान जा चुकी है। जांच टीम बीमारी का पता लगाने में जुटी हुई है। राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से बढ़ते मौत के आंकड़े के बाद जिला प्रशासन ने बडाल गांव के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा गया है और संक्रमित लोगों के घरों को सील करने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राजौरी में एक 25 साल के युवक की हालत बिगड़ने के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में बावड़ी के पानी को दूषित पाया गया, जहां से कीटनाशक के अवशेष मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों ने इस दूषित पानी को पिया उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजौरी में हो रही मौत की जांच के लिए देश के बड़े डॉक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार ने जांच की टीम का गठन किया है। राजौरी में 2 दिसंबर को एक शादी समारोह के बाद मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। बडाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद एक टीम लोगों के खाने पीने को भी मॉनिटर कर रही है। राजौरी में हुई मौत पर सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई है। और लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ की दहशत कायम है। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी।
लखनऊ के रहमान खेड़ा में पिछले 40 दिनों से बाघ का दहशत है, जिसे पकड़ने के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। कमांड सेंटर में उन संभावित इलाकों पर चर्चा हो रही है जहां बाघ हो सकता है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी हाथियों पर सवार होकर सर्च अभियान चला रहे हैं। इन हाथियों के साथ हम उस जोन में चलेंगे जहां पर बाघ के छिपे होने की संभावना है और पूरी तरह से इस बाघ को पकड़ने के लिए कई सारे शिकार रखे गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा शिकार को निवाला बना चुका है। वो कैमरे में ट्रैप तो आता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। वन विभाग की टीम कैमरे से बाघ के मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। ट्रैप्स लगाए हैं जिसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3 में, और जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं उसमें लाइव कैमरे की फुटेज चल रही है। और तीसरा हम लोग एलिफेंट से कॉम्बिंग कर रहे हैं। चौथा हमारा ये एक मेन रोल रह रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम, ताकि लोग बाहर ना आए और लोग रात में स्पेशली यदि निकलना बहुत जरूरी है तो झुंड में निकलें, आवाज से निकलें। बाघ के खौफ से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम रिक्शा से अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को सतर्क कर रही है। वहीं भोपाल के कलियासोत इलाके में भी बाघ ने दहशत मचा रखी है। बाघ के खौफ से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। भोपाल के आसपास 16 बाघ देखे गए हैं, जिन्हें अर्बन टाइगर भी कहा जाता है। इनमें से 5 बाघों का मूवमेंट कलियासोत और आसपास के इलाके में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि डैम होने की वजह से बाघ इसके आसपास दस्तक दे रहे हैं। वन विभाग की टीम बाघों के मूवमेंट पर निगरानी कर रही है। निगरानी के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। पूरे क्षेत्र में लगभग 5 से 6 बाघों का परमानेंट मूवमेंट बना हुआ है और यहाँ पर जो 24 आवर्स में 3 व्हीकल से निगरानी की जाती है। जो मुख्य मार्ग और इस पे जो टाइगर ना आए उसकी चेकिंग के लिए है, और अंदर की ओर हमारी 3 टीम जो पैदल गश्ती करती है। रिहायशी इलाकों में बाघों का मूवमेंट बढ़ने से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही है। जो भी यहाँ के रहवासी है वो आना जाना कर रहे हैं, फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न कंटिन्यू बजा रहे हैं। इससे जो यहाँ के एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। उसका बैरिकेड लगा के हैवी व्हीकल और जो ये फास्ट व्हीकल चल रहे हैं लगातार, इन सबको यहाँ पे रोक देना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, ऐसा टीवी पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की आर्मी एक साथ होगी TV9 भारतवर्ष पर रात 9 बजे, यानी अब से बस 7 घंटे 33 मिनट के बाद ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे TV9 भारतवर्ष पर। अरविंद आर्मी का वक्त याद रखिएगा, रात के 9 बजे। और अगली खबर का रुख करें। मध्य प्रदेश में एक अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। यहाँ आंगनबाड़ी के लिए जो बर्तन खरीदे गए उसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। TV9 भारतवर्ष पर खबर दिखाए जाने के बाद महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जांच का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी के लिए जो बर्तन खरीदे हैं उसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिंगरौली के 1500 आंगनबाड़ी के लिए सरकार ने एक छोटा चम्मच 810 रुपए में खरीदा है और एक मामूली जग को 1247 रुपए में खरीदा गया है। 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 लाख रुपए में खरीदे गए। 6200 करछी की कीमत 83 लाख रुपए, 3100 जग 1 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदे गए। खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए। एक तो कुपोषण में मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। 50% बच्चे इस राज्य के कुपोषण के शिकार हैं। पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है कुपोषण में, और भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इसका अर्थ ये है कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 पर है। और ऐसे बच्चों के कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसमें जब इस तरह का करप्शन होगा तो आप खुद अंदाज लगाइए कि ये लड़ाई कितनी अधूरी है। सरकार अब मामले की जांच करने की बात कह रही। देखिए, यदि ऐसा कहीं भी कोई मामला होगा तो जांच भी की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि सरकार दहेज कानून में बदलाव करे वरना आत्महत्या का सिलसिला नहीं थमेगा।
नितिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों ने नितिन की मौत के जिम्मेदार को फांसी देने की मांग की है। आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से नितिन ने अपने घर में फांसी लगा ली और सुसाइड नोट में पत्नी वर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में नितिन ने भारत सरकार से दहेज कानून में बदलाव करने की गुहार लगाई है, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इंदौर के बाणगंगा में रहने वाले नितिन ने 2019 में राजस्थान की वर्षा से लव मैरिज किया था। आरोप है कि तलाक के बाद भी लड़की के परिजन पैसा देने का दबाव बना रहे थे, जिससे तंग आकर नितिन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शादी के एक आध साल बाद इनमें डिस्प्यूट पैदा हुए, फिर वो बालिका राजस्थान वापस चली गई। वहाँ उसने कुछ आपराधिक प्रकरण वगैरह ये जो है उनके खिलाफ वहाँ राजस्थान में घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना के दर्ज करवाए हैं और इसके चलते ये उन्होंने आज फांसी लगा के कल आत्महत्या की है। नितिन के खिलाफ उनके ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना का केस भी कर दिया था। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और टीवी के इतिहास में पहली बार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का TV9 पर धमाकेदार इंटरव्यू आप देखेंगे आज रात 9 बजे। TV9 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले केजरीवाल। परवेश वर्मा ने पंजाबियों का अपमान किया। केजरीवाल ने पूछा कि क्या पंजाबियों से खतरा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पंजाबियों से नफरत है। TV9 पर अरविंद आर्मी के इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने पूछा कि क्या बीजेपी मानती है कि पंजाबी आतंकवादी हैं। स्टेटमेंट पढ़ी है, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है, तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने की? बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब के लोग आतंकवादी हैं और खालिस्तानी और सारे पंजाबी का आतंकवादी हैं? ये क्या नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? और पंजाबियों का अपमान इन्होंने और पंजाबी रोज बैठ के पंजाबियों का अपमान करते हैं ये लोग। तो देखिए, इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया है। ये खास इंटरव्यू रात 9 बजे आप देख पाएंगे। TV9 के इंटरव्यू में बोले हैं अरविंद केजरीवाल, हिंदू हूं तो पूजा क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि धर्म को फॉलो करना सॉफ्ट हिंदुत्व कैसे। तो इस खास इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए हैं अरविंद केजरीवाल से, जिसमें एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, हिंदू हूं तो पूजा क्यों नहीं करूंगा। और साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि धर्म को फॉलो करना सॉफ्ट हिंदुत्व कैसे है। लेकिन क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटते हैं? क्या आप इसी तरह से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, मैं हिंदू हूं, अगर मैं हिंदू होने के नाते अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूं तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व है? कोई मुसलमान है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई ईसाई है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख है वो अपने धर्म को। मैं हिंदू होने के नाते मैं मंदिर जाता हूँ। मैं जब वहाँ से जेल से निकल के आया, मैं तिरुपति गया, मैं माता वैष्णो देवी गया, मैं अभी थोड़े दिन पहले सालासर जी भी होके आया। मैं लगभग जब भी मौका मिलता है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाता हूँ। तो अगर मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो, मैं एक बहुत रिलीजियस परिवार से आता हूँ। बचपन से मेरे माता पिता बहुत रिलीजियस थे। हमारे यहाँ हर त्यौहार पे इस पे सब बड़े रिलीजियस तरीके से मनाया जाता। इसमें गलत क्या है? उसको मैंने कभी भी पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जैसे वो लोग करते हैं। ठीक है, मैंने कभी भी अपने हिंदू होने का नौटंकी या प्रचार या वो सब नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेरा धर्म है, मैं अपना भगवान से मेरा रिश्ते को मैं फ्लॉन्ट नहीं करता। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी कोर टीम अरविंद आर्मी पहली बार एक साथ आपको TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में नजर आएगी। ऐसा
पहली बार होने जा रहा है टीवी के इतिहास में। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का यह सुपर एक्सक्लूसिव धमाकेदार इंटरव्यू आज रात 9 बजे आपके सामने होगा, 7 घंटे 26 मिनट के बाद। वक्त याद रखिएगा, रात के 9 बजे यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। और देखिए, कई अहम बातों का जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल ने इस इंटरव्यू में। परवेश वर्मा ने पंजाबियों का अपमान किया। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि क्या पंजाबियों से दिल्ली को खतरा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पंजाबियों से नफरत है। टीवी 9 पर अरविंद आर्मी के इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने पूछा कि क्या बीजेपी मानती है कि पंजाबी आतंकवादी हैं। जी हां, बात यहां तक पहुंच गई है और टीवी 9 भारतवर्ष के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला किया है। स्टेटमेंट पढ़ी है उसने, पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने। बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो बैठे हैं खालिस्तानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब के लोग आतंकवादी हैं और खालिस्तानी और सारे पंजाबी का आतंकवादी हैं? ये क्या नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? और पंजाबियों का अपमान इन्होंने, और पंजाबी रोज बैठ के पंजाबियों का अपमान करते हैं ये लोग। तो केजरीवाल के कहने पर पंजाब के लोगों ने दिल्ली के होटलों में डेरा डाल दिया है, यह कहा था परवेश वर्मा ने। और परवेश वर्मा के इस बयान पर बहुत तगड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ इस खास बातचीत में बोला है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को लेकर लगे आरोपों पर भी जवाब दिया है। सुनिए, टीवी 9 भारतवर्ष के इसी स्टूडियो में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। हमने कहा खोल दो, तो वीडियो बेटर है कि खोलना, जनता जाके देख लेगी भाई केजरीवाल बहुत ज्यादा शान शौकत में रहता था क्या। नहीं, और अगर स्विमिंग पूल है तो दिख जाएगा ना। स्विमिंग पूल, वो कह रहे हैं स्विमिंग पूल दिखा दो ना। स्विमिंग पूल कहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा सोने की टॉयलेट है ही नहीं, उन्होंने कहा बार है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 करोड़ के पर्दे है ही नहीं, उन्होंने ये सब जो आप गिना रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। खोलो उसको। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था ना। तो अब सरकारी आवास जो लिया है वो काम करने के लिए जरूरी है। आपको वहाँ पे कैंप ऑफिस होता है, जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे जनता से मिला जाता है। इसमें हर्ज क्या है? अगर हम अपने कामकाज को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई सहूलियत का वो कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? ये हेलो एंड वेलकम। आज मैं लेकर आया हूं दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड टेलीविजन शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का। राघव जी आइए, जोरदार तालियां। टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जोरदार तालियां। अपनी आर्मी के साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। ये खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं अब से बस 7 घंटे 22 मिनट बाद रात के 9 बजे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। में ना कोई काम हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह, आपके पोलिंग बूथ में एक भी ऐसा नागरिक ना हो जिसके मोबाइल में इनके झूठ की सारी वीडियो पहुंची ना हो। खुद उन्हीं के मोबाइल में पहुंचाइए, वहीं उनके सामने लेकर के उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जी,
और उनको कहिए कि आप समय निकाल के पूरा परिवार देखिए। और हमारा कुछ नहीं है, उनके ही शब्द हैं। उन्होंने 5 साल पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं। 7 साल पहले बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं। 9 साल पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं। दुनिया तुरंत समझेगी। चलिए रवि जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ एक बूथ को संभालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हो। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज ऑफ लिविंग, मिडिल क्लास का ईज ऑफ लिविंग के लिए या ईज ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है। ये सब भारत सरकार कर रही है। दिल्ली के टॉप 10 बड़े अस्पतालों में से अधिकतर भारत सरकार के जिम्मे है। यहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी केंद्र सरकार बजट खर्च कर रही है, पैसा खर्च करती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भारत सरकार देती है। और दिल्ली में जो आप वाले आपदा ला करके बैठे हैं, वो क्या करते हैं, उसे अपने हिस्से का पैसा दिल्ली की गलियों में लगाना चाहिए था, सीवर सिस्टम बनाने में लगाना चाहिए था, पार्क बनाने में लगाना चाहिए था, स्वच्छता के लिए लगाना चाहिए था, पार्किंग की सुविधाएं बनाने में लगाना चाहिए था। लेकिन ये आपदा वालों ने अपना एक भी दायित्व दिल्ली में निभाया नहीं। खोलने की बड़ी जिम्मेदारी है और सबूत के साथ खोलना चाहिए। आपके मोबाइल में सब वीडियो होंगे तो आप सबूत के साथ बता सकते हैं। आप अपने बूथ की हर उस गली को, वहां की तस्वीरें खींचे, वीडियो बनाए जहां गंदा पानी बह रहा है, नाले टूटे हुए हैं। अपने अपने बूथ की खुदी हुई सड़कें, गड्ढे, इसके वीडियो। और सीधे आपको लिए चलते हैं महाकुंभ से तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पर अपनी कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और कुछ कह रहे हैं। के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से
जैसे प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहाँ पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे